तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा या विषुवतीय रेखा पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। यानी कि जो हमने पहला पढ़ा था, पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला जो हेडिंग था, इससे पहले जो हमने कौन सा हेडिंग पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर हमने स्थित किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। आज हम जो है हमारा सेकंड हेडिंग है, सेकंड डेरिवेशन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, निरक्षीय रेखा पर, विषुवत रेखा पर। मतलब वो जो बिंदु होगा वो कहां होगा, अक्ष पे नहीं होगा, अक्ष पे ना होके किसी और जगह होगा। ठीक है, तो हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर स्थित जो बिंदु होगा उस पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। बिंदु पर विद्युत तो देखिए हम बनाते हैं सबसे पहले हमारे, तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। ये हमारा प्लेन में कोई एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ये देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बिंदु ए पर हमने रखा है माइनस का क्यू चार्ज और बिंदु बी पर है प्लस का क्यू चार्ज। ठीक है, जब हम की अक्ष रेखा बनाते हैं, अक्ष रेखा क्या होती है, बिंदु ए की बिंदु बी से को मिलाने वाली जो रेखा होती है। ठीक है, ए बिंदु को बी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं अक्ष रेखा। क्या बोलते हैं, अक्ष रेखा। ठीक है, इस तरह से अब हमने कल इस अक्ष रेखा पर यानी इसके जो मूल बिंदु था ओ, उससे हमने लगभग 8 हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी बिंदु पी पर। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इस अक्ष रेखा के अलावा किसी और जगह हम बिंदु ले रहे हैं और हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, ओ। ठीक है, इन दोनों के मध्य की दूरी हम क्या लेते हैं, 2l। क्या लेते हैं, 2l। तो यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है कितनी है, 2l। अब चूंकि ये इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये और ये कितनी हो जाएगी, l। ये समझ आ रहा है आपको। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये जो रेखा है इसका मध्य बिंदु O है, इस पर लगभग यहां पे कितनी दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है बिंदु P। इस पॉइंट पे हमने इन दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पे आएगी, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, उसे हमें निकालना है फॉर्मूले से। कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस आकृति को देख के आपको क्या लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। और देखिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उसकी दिशा कहां से कहां होगी। तो हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, आप बताइए, माइनस से प्लस की ओर जाता है। ठीक है, तो इस हैं P सदिश, किससे, P सदिश से। इसकी दिशा कहां है, माइनस से प्लस क्यू की ओर, माइनस से प्लस क्यू की ओर। इस आकृति के अंदर बिंदु P, बिंदु A और बिंदु B, इनको जब हम मिलाते हैं, बिंदु A को P से व बिंदु P को B से मिलाने पर रेखाएं हमें मिली। कौन कौन सी मिली, PA रेखा और एक मिली PB रेखा। ठीक है, इस तरह से ये एक त्रिभुज का निर्माण होता है। इसमें 3 कोण बने हैं, तो एक त्रिभुज बनी। ये आकृति कौन सी बनी, त्रिभुज की आकृति बनी। अब आपको इस त्रिभुज में देख के बताना है कि इस बिंदु की A से जो सीधी दूरी है वो कितनी होगी, बताइए।
जब आप इस त्रिभुज में देखते हैं, चूंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, इससे लंबवत दूरी है। कैसी दूरी है? लंबवत दूरी है। और ये इसका मध्य बिंदु है। तो इसके इस लंब से, ये जो लंब है हमारा, इस ये परपेंडिकुलर जो है, इस पे जो भी हम पॉइंट लेंगे, इन दोनों के मध्य बिंदु के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाला और इससे एक आकृति बनाई, त्रिभुज आकृति बनी। हम जो भी पॉइंट लेंगे, चाहे यहाँ लें और उससे अगर ए को मिलाते हैं, बी को मिलाते हैं, ऐसे एक पॉइंट यहाँ ले लिया, उसको इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, तो जो रेखाएं हमें प्राप्त होगी त्रिभुज की, वो कैसी होंगी? आपस में बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर होगी। ये एक प्रमेय होती है, एक प्रमेय होती है ये, उसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, चूंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और मान लीजिए ये कोण हमारा कैसा है? थीटा है। तो दोनों रेखाएं जब किसी भी त्रिभुज में दो रेखाएं जब बराबर होती है, तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो इनके आपस के कोण भी, आमने सामने कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज की प्रॉपर्टीज लगी है। जियोमेट्री इसमें आनी चाहिए। जियोमेट्री मैथ जो होती है वो आप इसमें लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है इसके लिए। तो समझ में आया कि ये दोनों भुज में बराबर क्यों हुई? क्यों हुई? कभी भी हम किसी रेखा बिंदु से, किसी भी रेखा, ये ए बिंदु से एक परपेंडिकुलर खींचने पर, उस परपेंडिकुलर के ऊपर जो भी हम पॉइंट लेंगे, उसको हम ए और बी बिंदु से मिलाते हैं, चाहे वो यहां लें चाहे वहां लें, तो दोनों रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे के कैसी होंगी? बराबर होगी। और जिस त्रिभुज में होती है, उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे की शुरुआत करते हैं। तो पहला सदिश हमारे पास में आया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा माइनस से प्लस क्यू की ओर है। दूसरा सदिश जो हमें निकालना है, वो निकालना है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। अब देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा द्विध्रुव है ए बी, उसके कारण इसके ऊपर हमें तीव्रता का सदिश निकालना है। तो माइनस बिंदु पी पर उत्पन्न तीव्रता जो होगी वो कहाँ होगी? उसकी दिशा किस साइड आएगी? उसकी दिशा आएगी अंदर की ओर। कहाँ आएगी? अंदर की ओर। तो ये सदिश कौन सा हो गया हमारा? ई। ठीक है, दूसरा सदिश बिंदु बी पर स्थित धनावेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, यानी बाहर की ओर, आपको पता है, पढ़ रखा है, E1 सदिश। ठीक है, अब देखिए, हमें दोनों सदिश मिल चुके हैं, हमें दोनों सदिश मिल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं? अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या करेंगे? हम इस बिंदु P पर, इस ए बी अंतर एक रेखा और खींचते हैं, जो हमारी एक्सिस बन जाएगी। ठीक है भाई, इसके समांतर ये हमने एक रेखा खींची, इसका नाम है एक्स वाई। क्या नाम है इसका? एक्स वाई। तो यहां पे जो एक्स वाई है वो पैरेलल किसके है? ए बी के। एक्स वाई पैरेलल है ए बी के। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर ये हमने खींच दी। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को ये करना है, E1 सदिश आया और जो E2 सदिश आया, इसके घटक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? घटक निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारा E1 सदिश एक्सिस से, जो हमारी एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हो आप। ठीक है, एक्सिस मतलब एक्सिस, अक्ष। तो इसके ऊपर ये जो कोण बनाएगा वो कितना होगा, वो निकालना है पहले तो। ठीक है, तो इस एक्सिस से हमारा E1 कितना कोण बना रहा है और इस एक्सिस से हमारा E2 कितना, तो इस कोण का मान अपन को पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए, E1 ये कितना कोण होगा? क्योंकि ये रेखा किसके पैरेलल है? ए बी के। हमारी एक्स वाई जो है वो पैरेलल किसके है? ए बी के। तो बनने वाला जो कोण होगा वो हम देख सकते हैं। ये जो हमारी ए बी एपी जो रेखा, एपी रेखा लिख दी यहाँ पे, एपी रेखा दोनों समांतर रेखाओं एक्स वाई व ए बी की प्रतिच्छेदी
रेखा होगी, ठीक है। और इसी प्रकार पीबी भी ऐसी होगी, पीबी भी रेखा होगी, क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। अब ये दो समांतर रेखाओं को, फिर एक मैथमेटिकल की जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, जियोमेट्री जो हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स जियोमेट्री मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं, उसकी एक और प्रॉपर्टी लग रही है। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली जो रेखा होती है उसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो ये जो हमारी एपी है वो क्या है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा है। क्यों है, ये दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो दोनों समांतर रेखाओं को काटने पे जो कटाउन बिंदु है कौन कौन से, पी और ए। तो अब देखिए ये जो कोण बन रहा है, आप गौर से देखिए, ये एकांतर कोण है क्या, ये एकांतर कोण है क्या, है ना। तो ये अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। एकांतर कोण कैसे होते हैं, जो जेड आकृति बनाते हैं। समांतर रेखाओं को काटने वाली प्रतिच्छेदी रेखा एकांतर कोण निर्मित करती है, और एकांतर कोण की पहचान क्या होती है, वो जेड आकृति बनाते हैं। तो ये कोण, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कोण कैसे पता लगेगा, ये कोण ऐसे पता लगेगा, हमारी दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, पीबी। अब पीबी जो है ये भी एक्स वाई को काट रही है, इसका मतलब ये कौन सा कोण बना रही है, इस पे एक कोण अगर ये थीटा बना रही है, कोण भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण है, क्योंकि कोण है। तो इसमें लिख कोण एक्स पी ए बराबर होगा कोण पी ए बी के, बराबर होगा थीटा। एक रीजन लिख दीजिए यहाँ पे, एकांतर कोण। कौन से, एकांतर कोण। दूसरा जो हमारा कोण है पी, ये वाला जो कोण है इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम मैं दे देता हूं बिंदु है। क्यों मतलब हमारा सही से क्यों बिंदु तक जाता है, तो इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ना। तो क्यू पी एक्स जो कोण होगा वो बराबर किसके होगा, बराबर होगा पी बी ए के, बराबर थीटा। संगत कोण किस लिए बराबर है, संगत कोण है, ठीक है। एक चीज समझ में आई आपको। और त्रिभुज में क्या किया था मैंने, त्रिभुज में कोण कैसे आए थे, ये हमने पहले बताया था ना, यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा बताया तो मैं। त्रिभुज जो हमारा है पी ओ ए त्रिभुज पी ओ बी में देख सकते हैं, पी ए बराबर पी बी के, ये हम प्रमेय, प्रमेय से लिख दिया हमने इसको, प्रमेय से। अब क्यों है कि मध्य बिंदु को मिलाना, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो। इसलिए कोण पी ए ओ बराबर होगा कोण पी बराबर होगा थीटा के। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आई आपके। दूसरी चीज देखिए, हमने जो है थीटा निकाल लिया है, थीटा निकाल लिया है। अब आप देखिए हम E1 का घटक निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस पे E1 का जो घटक आएगा वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे E1 का जो घटक आएगा वो क्या आएगा, E1 cos थीटा। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे E2 का जो घटक आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा सा इसको मैं दिखाने के लिए आगे बढ़ जाता हूं, E2 cos थीटा, ठीक है। y कहाँ होता है, इमेजनरी लाइन, दिमाग में इमेजनरी लाइन बनाइए। y कहाँ होगा, जब ये x है तो ये y हो जाएगा। तो y पे E1 का जो घटक आएगा वो क्या आएगा, y पे E1 का जो घटक आएगा वो आएगा E1 sin थीटा। नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सिस ये उल्टा इस तरह से बन रहा है ना, दूसरे क्वाड्रेंट में अलग, ये बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से जो है ये आएगा, तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। अब चूंकि दोनों E1 और E2 और हमारे यहाँ पे cos थीटा में sin थीटा में, ठीक है, ये दोनों घटक हमने निकाल लिए। अब आप देखिए परिणामी कहाँ बनेगा,
परिणामी कहाँ होगा, आपको सोचना है। जो हमारा परिणामी सदिश होगा, जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो कहाँ होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन परिमाण में तो बराबर है। अब ये चीज पता कैसे लगेगी परिमाण में बराबर है कि नहीं है, इसके लिए हम आगे डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा डेरिवेशन। ये हमने बेसिक चीज बताई थी तो मैंने लिख दी इसको, यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमको पीए की दूरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पीए की दूरी सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और पीए की दूरी आपको मिल जाएगी। तो त्रिभुज वही है पीओ ए व त्रिभुज बीओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि पी ए बराबर है पी बी के बराबर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 1/2, मतलब 1/2 मतलब ये अंडर रूट में। जो हमारी पी ए होगी वो कितनी होगी भाई, ये कितना है आर है, ये कितना है एल है, ये कितना है एल है। तो आप लगा सकते हो कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने किया है, कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया, ठीक है, के आ गया। ऐसी तरह से दोनों जो है बराबर हैं, तो ये भी इतना ही हो जाएगा। यानी हमारी ये जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, और ये भी कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2। दोनों बराबर है ना, इसलिए। अब देखिए हम दोनों को क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो पी ए का स्क्वायर करेंगे तो पी बी भी इसके बराबर है, तो पी बी का भी कर देते हैं बराबर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा। अब आता है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, उसके निरक्ष रेखा पर, ये निरक्ष रेखा है, कौन सी रेखा है ये निरक्ष, अक्ष नहीं है ना, ये निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है E1 ही है, तो E1, ठीक है, E1 सदिश बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0, ठीक है। आवेश हमारा Q और हमारी दूरी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर किया था तो हमने सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे। डॉट कहाँ से कहाँ तक है ये, कॉमा, हमारा E1 कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिशा क्या है इसकी BP, कहाँ से बी पी दिशा में है, बी से पी दिशा में, BP दिशा के अनुदिश, ये लिख सकते हैं हम। इक्वेशन नंबर इसको लिख दो 1। ऐसे ही आप माइनस क्यू के कारण निकालोगे, माइनस क्यू के कारण E2 कितना जाएगा, E2 सदिश बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या आएगी, इसकी दिशा आएगी पी ए, क्या आएगी पी ए दिशा के अनुदिश, ठीक है, पी ए दिशा के अनुदिश, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन हम देख रहे हैं कि दोनों में E1 और E2 के जो परिमाण देखें तो भाई दोनों परिमाण कैसे बराबर है, यानी E1 सदिश का परिमाण बराबर आ रहा है E2 सदिश के परिमाण के। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा जो E1 है और E2 है वो परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न है, विपरीत नहीं है, भिन्न भिन्न दिशा के अंदर है, अलग अलग दिशा के अंदर है। तो हमने उसके घटक भी निकाल रखे हैं, ठीक है, अलग अलग दिशा में है ना, घटक निकाले थे अभी आपके सामने।
E2 cos थीटा, E1 cos थीटा एक्स एक्सिस पे, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है दोनों के क्रमशः है वो है वाई एक्सिस पे। अब देखिए जो E1 sin थीटा है हमारा और E2 sin थीटा है, ये दोनों परस्पर बराबर है, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको अपन हटा सकते हैं, यहाँ से नेगलेक्ट हटा सकते हैं, जीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बचा, E1 cos थीटा, और अब ये E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, और इस दिशा के अंदर है, किस दिशा में है, इस दिशा के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, मतलब हमारा ई निरक्षीय हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों को जोड़ सकते हैं हम, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ई निरक्षीय होगा बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के, और उसकी जो दिशा होगी वो हमारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी। तो हम यहाँ पे इसकी दिशा बताने के लिए पी कैप का माइनस ले लेते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा होगी ना, इस दिशा के अंदर, इस दिशा में होती तो प्लस के आई कैप होता है, इस दिशा में माइनस के आई कैप होता है। तो हमारा जो एकांक सदिश है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, उसके विपरीत दिशा में है, तो माइनस का पी कैप ले लिया। तो ये हमारा जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र का इक्वेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको पता है कि E1 और के दोनों परिमाण कैसे हैं, बराबर हैं। चूंकि हमने जब निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2 दोनों के परिमाण बराबर हैं, 1/4πε0 Q/r²+L²। और दूसरे में क्या दे रखा है कि E2 = 1/4πε0 Q/r²+L²। दोनों के परिमाण कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे मैं E1 बराबर कर E2 है, तो यहाँ पे मैं E2 की जगह E1 लिख सकता हूँ क्या। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, E = 2E1 हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा तो है ही, और माइनस के पी कैप। ठीक है भाई, cos थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 2E1। ठीक है, और दिशा हमारी ये चली गई है। नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप E1 का फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या लिखोगे, E = 2 है ना, 2 × 1/4πε0, जो हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1 में E1 की वैल्यू दे रखी है, वहां से आप पुट कर सकते हो आराम से। तो आप लिखोगे Q/r²+L²। ठीक है, और जो है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आधार अपॉन कर्ण होता है। आधार कितना है हमारा, ए, एल, आधार कितना है, एल। तो एल जो होगा वो क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे एल अपॉन कर्ण कितना है, r²+L², और कर्ण तो पूरा ही आएगा 1/2। ठीक है, और माइनस का हमारी जो दिशा है वो चली रही है। ठीक है, यानी हमने cos थीटा बराबर क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि cos थीटा बराबर L अपॉन r²+L² 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये और ये जो है घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दोनों के बेस का समान है, इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1/2, घातें जुड़ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/4πε0 = 1/4πε0, और ऊपर जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, ये जो है 2L, और ये जो हमारा आवेश है Q, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ गया, और नीचे ही हो जाएगा r²+L²। ठीक है, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3/2, कितनी हो जाएगी 3/2। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी वैल्यू क्या होती है
एल क्यू, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे। इक्वेशन क्या आ गई, E इक्वल्स टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट P सदिश अपॉन R² प्लस L² का होल 3/2। तो देखिए यहाँ पे हमने P रख दिया, किसकी वैल्यू रखी है ये अपन ने, 2L की। 2L जो था हमारा, उसकी जगह हमने P सदिश यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा P द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे आ गया। अब देखिए जो L होता है वो R की अपेक्षा बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे जो द्विध्रुव होते हैं उनके मध्य की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। कितनी होती है, 2L होती है। तो एक बिंदु अगर हम L लें तो L जो होता है वो R की अगर अपन अपेक्षा, तो L जो होता है वो बहुत छोटा होता है R से, तो इसका स्क्वायर जो करेंगे वो भी छोटा होगा, तो इसलिए हम L स्क्वायर आल स्क्वायर की तुलना करें तो नगण्य मान सकते हैं। तो क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अब देखिए जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, इसको नगण्य कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया ये। अब देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र वो हमारे अक्षीय विद्युत क्षेत्र से अगर तुलना करें तो हमारा अक्षीय विद्युत क्षेत्र उसका क्या होता है, 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन P सदिश अपॉन R³। ठीक है, तो हमारा जो ई अक्षीय सदिश होता है वो इसका कितना होता है, दुगना होता है। कितना होता है, दुगना होता है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, कभी भी यदि आपको निरक्षीय की वैल्यू पता है और अक्षीय की निकालनी है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अक्षीय की वैल्यू आ जाएगी, ई अक्षीय की वैल्यू आ जाएगी। और देखिए हमारा जो ई है वो अभी जो निरक्षीय जो निकाला है ई, R³ के मतलब R³ की व्युत्क्रमानुपाती है, तो मतलब R³ अगर R बढ़ता है तो हमारा ई कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन था, ये खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो बलागुण लगता है वो हम समझते हैं कैसे लगता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण, तो देखिए विद्यार्थियों ये टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण। बलागुण को हम किससे दर्शाते हैं, टो से। किससे, टो से। और इसकी ये कैसा होता है, सदिश होता है। ठीक है, तो बलागुण मतलब होता है अगर किसी भी स्टिक को यदि हम रोटेट करवाते हैं दो फोर्सों की मदद से, दोनों विपरीत दिशा में है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो इसके अंदर जो टॉर्क आएगा ना, जो बल आघूर्ण आएगा जिसके कारण ये घूमने की कोशिश करेगी, तो वो हम उससे टॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ। ठीक है, टॉ बोल दो या टाउ बोल दो, तो ये हमारा बल आघूर्ण होता है। तो हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो हेडिंग है एक समान, तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल रेखाएं जब हमने पढ़ी थी तब हमने भिन्न भिन्न तरह की बल रेखाएं जो थी अलग अलग तरह के विद्युत क्षेत्रों को दर्शा रही थी। जैसे हम थोड़ा पुराना रिवाइज करते हैं, देखिए ये जो इस तरह की जो थी वो क्या बता रही थी, ये जो बल रेखाएं हैं सीधी, जो कि परिमाण में बराबर और दिशा में समान विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना कर रही थी। ठीक है, अवधारणा बता रही थी। और दूसरी कैसी थी, परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा नियत नहीं है, दिशा नियत नहीं है, हर टाइम कैसी हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो नियत दिशा दिशा नहीं है इसके अंदर। और एक था जिसमें ना तो परिमाण बराबर है, सब उल्टा सुल्टा हो रहा है, तो वो था असमान विद्युत क्षेत्र, ना कोई दिशा बराबर ना परिमाण बराबर। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र, तो इसको मैं ये होगा हमारा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये होगी हमारी क्षेत्र रेखाएं, इनकी जो दिशा है वही हमारे परिणामी की दिशा है। ठीक है, अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको हम इस तरह से दर्शाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाएंगे, बल रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा, बल रेखाओं के द्वारा। अब यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं अपन ए बी, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर एक हम विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, ये हो गया बिंदु ए, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया बिंदु इस तरह से। ठीक है, ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि चूंकि ये विद्युत द्विध्रुव पर हम आवेश रखते हैं, तो ये हमने आवेश रख दिया यहाँ पे -q, और इसके ऊपर बी पे रख दिया हमने +q। जैसे हम इस पे आवेश रखेंगे, जैसे इन बिंदुओं पे ए और बी से, तो ये द्विध्रुव बन गया। अब इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र
चूंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ पहले से ही था, हमने आवेश रखा है, स्थिर आवेश है दोनों के दोनों, तो इस पे जो बल लगेगा, मैंने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो के अंदर कि जब भी विद्युत क्षेत्र में, ये हमारा विद्युत क्षेत्र ई है, जब भी विद्युत क्षेत्र में जब हमारा कोई धनावेश रखते हैं तो उस पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा इस पे, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारी एक्सिस होगी दोनों को मिलाने वाली, ठीक है। और हमारे माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इसको मैं इस वाले पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा फोर्स लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है ये वाला, इस दिशा में, ठीक है। अब दोनों फोर्स, क्योंकि दोनों जो परिमाण हैं, दोनों जो आवेश हैं, परिमाण में तो बराबर है लेकिन प्रकृति में विपरीत है, जिसके कारण इन पर लगने वाले बल भी अलग अलग दिशा में लगेंगे और विपरीत दिशा में लगेंगे। दोनों के परिमाण बराबर होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत होगी। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ये तो हो जाएगा क्यू ई। कितना हो जाएगा ये, क्यू ई। इस फोर्स की वैल्यू से हो जाएगी, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है ना, तो उससे अपन ने निकाल दिया, ये आ गया न्यूटन। अब देखिए आगे, ये जो हमारा होता है फोर्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई। माइनस क्यू ई क्यों ही, क्योंकि ये जो फोर्स है वो परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, इसके विपरीत है, इसके सापेक्ष इसकी दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सापेक्ष देखते हैं ना। अब देखिए चूंकि ये विद्युत द्विध्रुव है तो एक सदिश और हमारा आ गया, क्या आ गया, ये हो जाएगा माइनस से प्लस की ओर। बताओ कौन सा आ गया, हाँ सदिश पी आ गया, वेरी गुड। ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो आ गया, निकाल दिया, इसकी दिशा निकाल दी हमने। अब हम जानते हैं कि इन दोनों के जो मध्य की दूरी होती है कितनी होती है, 2l होती है। कितनी होती है, 2l होती है, ठीक है। ये मध्य की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो यदि हम, यानी कि दोनों जो बल हैं वो परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी इन पे जो टोटल विद्युत दूरी के कारण उत्पन्न इनके ऊपर जो बल लग रहा है वो टोटल जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो परिणामी बल होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से, परिणामी बल कैसे निकालते हैं भाई, परिणामी बल जो हमारा एफ होगा, ठीक है, एफ परिणामी, वो बराबर ये होता है प्लस माइनस के क्यों, कट जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह समझिए, हमारे पास में एफ सदिश तो कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या, सदिश ई बचा और हमारा सदिश पी बचा। अब आपको ये समझना है, इसको मैं यहां बनाता हूं। एक सदिश तो हमारे पास कौन सा बचा, ई, इस दिशा में, और एक बचा पी। पी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मैं भाई, इधर था ना तो उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, पी। अब इन दोनों के मध्य कोण मान लिया हमने थीटा है, क्या है, थीटा एंगल पे है। तो दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो सदिशों का, यानी ई क्रॉस पी जो होगा वो क्या बताता है, दोनों सदियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो भी एक सदिश होता है। तो वो जो होगा वो इस दिशा में क्या होगा, टाउ होगा। ये हमारा बल आघूर्ण आ गया, ये हमारा क्या आ गया, बल आघूर्ण, जो हम बता रहे थे। क्या आ गया ये, बल आघूर्ण। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण होगा वो ये होगा, ठीक है। अब देखिए परिणामी बल तो शून्य है, जिसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र स्थानांतरीय जो गति है वो करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बल आघूर्ण तो हमारा क्या है, हमारा जो परिणामी बल तो क्या है, जीरो है। लेकिन जो हमारे दोनों बल है ना वो संरेखा में नहीं है। एक चीज देखने की है, अगर ये एक ही रेखा में होते, जैसे मान लीजिए ये यहाँ है, ये यहाँ है, तब तो टोटल बल जीरो है ही, ठीक है। लेकिन ये संरेखी नहीं है। संरेखी मतलब एक रेखा में नहीं है, एक इस रेखा में लग रहा है, एक इस रेखा में लग रहा है, एक इस रेखा में लग रहा है, एक इस रेखा में, संरेखी नहीं है ना। यानी संरेखी नहीं है, इसके कारण द्विध्रुव युग्म का निर्माण करते हैं। इसी कारण जो है बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ है। अगर ये संरेखा में होते, एक ही रेखा में दोनों बल विपरीत दिशा में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये संरेखा में नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। और हमने निकाल लिया जो बलागुण था हमारा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यानी टॉ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, और पी क्रॉस ई जो दो सदिशों का जो सदिश प्रोडक्ट होता है, दो होता है, वो क्या आता है, बलागुण आता है। क्या आता है, एक सदिश आता है जो कि क्या है यहाँ पे, बलागुण है। यानी बलागुण जो होता है वो बराबर बराबर होता है किसी भी आवेश पर लगने वाले बल, किसी एक आवेश पर बल, और उसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत जो दूरी होती है उसको बताता है। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जो हमारा टो होता है वो होता है, बलागुण जो होता है वो होता है, ये तो सदिश की फॉर्म में इसका फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल होता है, उसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी से, बलों की क्रिया जो रेखा है के मध्य लंबवत दूरी से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो हम क्या लिख सकता हूं, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू, अब ये बोल रहा है कि लगने वाला बल कितना है हमारा, क्यू ई, ठीक है। और इसकी जो बी सी की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी वो हो जाएगी क्या, बी सी, कितनी हो जाएगी, बी सी, ठीक है, बी सी हो जाएगी। अब बी सी कैसे निकलेगी, कैसे होगी, देखिए ऐसे होगी, ये बोल रहा है कि दोनों रेखाओं की क्रिया रेखा की मध्य की लंबवत दूरी, इसको आगे बढ़ाओ तो ये हमारा पॉइंट आया सी, तो ये होगी बी सी, ठीक है। इस तरह से बी सी निकाली गई है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज के अंदर साइन थीटा ले रहे हैं, तो अगर इसमें हम साइन थीटा लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू इस त्रिभुज के अंदर लंब क्या है, लंब क्या हो जाएगा, BC, कर्ण क्या हो जाएगा 2L, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको, हमने साइन थीटा निकाला, कितना निकाला, साइन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन 2L, तो यहां से BC कितना आ गया 2L साइन थीटा, ठीक है, ये BC आ गया हमारा। अब इस BC को जब टॉक के फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BC इक्वल्स टू, इसको हटा दीजिए, अभी परिमाण ले रहे हैं ना हम, इसका परिमाण ले रहे हैं, तो टॉ इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू ई 2L साइन थीटा, तो टॉ इक्वल्स टू आया, इसको हम लिख सकते हैं 2L है और Q है, इसको P लिख देंगे, ठीक है, बल द्विध्रुव आघूर्ण बन गया और ये हो गया PE साइन थीटा, तो इसका भी परिमाण ही ले रहे हैं हम, ठीक है, इसका भी परिमाण ले रहे हैं और ये भी परिमाण ही है, बन गया, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, चूंकि Q डॉट 2L बराबर क्या है हमारा, P सदिश, P का परिमाण, ये P का परिमाण दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आया है वो क्या है, सिंपल अगर देखें तो टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो सदिश रूप में अगर इसे लिखना हो तो टॉ सदिश इक्वल्स टू P क्रॉस E न्यूटन मीटर, ये होगी इसकी यूनिट, ठीक है। अब यानी बलागुण की जो दिशा होती है वो P व E दोनों से बने तल के लंबवत दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार हम निकालते हैं, यानी इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, दक्षिणावर्त का जो पेच नियम होता है, दक्षिणावर्ती पेच नियम अनुसार हम इसकी दिशा, मतलब किसी भी तल में जो सदिश होते हैं, मान लीजिए कोई दो सदिश है A और B, मान लीजिए इनके बीच में कोण थीटा है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो सदिश को बताएगा, तो उसकी दिशा क्या होगी, इन दो, ये जिस तल में होते हैं ना, मान लो ये XY में है, तो वो जो सदिश होगा वो Z तल में होगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा था कि दिशा इस तरह से निकालेंगे।
अब देखिए इसमें कुछ अपने केसेस लेते हैं, केसेस लेते हैं। तो केस में जब फर्स्ट केस लेता हूँ मैं, यदि हमारा थीटा है वो कैसा हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टो आएगा वो कितना आएगा, इसमें थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, ये 0 हो गया, तो टो भी हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर केस सेकंड में लेता हूँ, थीटा की वैल्यू आप 180 कर दो, 180 करोगे तो हमारा जो साइन थीटा हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो है हमारा टो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा द्विध्रुव जो है वो अस्थायी साम्यावस्था में है। कैसी अवस्था में, अस्थायी साम्यावस्था में है। टॉर्क ही नहीं लग रहा, 0 है टॉर्क। ठीक है, और 90 है तो सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम। अगर थीटा हमारा क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी पी हमारा जो टॉर्क होगा वो मैक्स होगा उस टाइम पे, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पीई। समझ रहे हो, तो ये हो गया हमारा टॉर्क। और स्थायी साम्यावस्था किसमें होगी, 0 डिग्री पे होगी, ये स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, साम्यावस्था मतलब वो साम्य में आ गए, मतलब वो स्टेबिलिटी आ गई उनके अंदर, स्थायी। ठीक है, टॉर्क की 0 है तो। ठीक है, ये हो गया हमारा डेरिवेशन। और यहाँ से जो ये फॉर्मूला निकल के आया, इसको ध्यान रखो, और एक इसको ध्यान रखो, दोनों को आपको ध्यान रखना है। ये डेरिवेशन किया हमने।